वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तार आकिल साहब से बात हो रही थी कि जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं वो फंसे हुए हैं, वो अब इधर आ रहे हैं, कुछ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो उस हवाले से बहुत फैंटास्टिक किराए वगैरह उनसे चार्ज हो रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि असूली तौर पर तो हुकूमत को ऐसे मौके के ऊपर उनको फ्री ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हमसे 3 से 4 गुना किराया वसूल करें। तो अगर आप फ्री नहीं कर सकते तो कम से कम उनको 50% कंसेशन ही दे देते, मेरा ख्याल है मामला ठीक हो जाता। क्योंकि उसके बाद यहाँ आके फिर उनको क्वारंटाइन में जाना पड़ता है 14 रोज़ के लिए, और फिर वो कहते हैं कि जी जहाँ पे आप होटल में ठहराया जाएगा उसका किराया भी वो अपनी जेब से देंगे। ये अजीब मंतक है कि एक तो वो गरीब लुट पुट कर वहाँ से आए परेशान हालत में, और उसके ऊपर आके उनके ऊपर आप इस तरह के जुल्म करें, ये मतलब कतई मुनासिब नहीं है। एक तरफ तो आप कंपनसेशन दे रहे हैं, एक तरफ आप गरीबों के लिए पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से इस किस्म के इक़दाम जो हैं तो ये हुकूमत की नेक नामी में इजाफ़ा नहीं होता, बल्कि उनके ख़िलाफ़ ही बातें होती हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, बड़ा उसका एक शोर शराबा था। लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे वो सिंध है या पंजाब है, लोग बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर कई कई दिन वहाँ नहीं आते, जगहों की हालत बड़ी ख़राब है, खाने का इंतज़ाम नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो जो दावे हैं जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है कि जी इतना सामान आ गया, हमारा जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड चाइना है उन्होंने बेतहाशा इक्विपमेंट यहाँ भेजा है, सामान भेजा है, डॉक्टर्स की टीम आई हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर एमर्ज हो रही है वो ये है कि क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहे, लोगों को शिकायत हैं, वो वहाँ पे मतलब ये है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गंदगी के ढेर वहाँ जमा हैं। तो ये कैसे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं आकिल साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें बट साहब क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं सारे हंगामी बुनियाद पर, इन्होंने जो बिल्डिंग्स थी उनको क्वारंटाइन सेंटर्स, मिसाल तौर पर कराची में एक्सपो सेंटर को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया इन्होंने, और वहाँ 1200 बेड्स का जो है वो इन्होंने इंतज़ाम किया। इस तरह से जो सखर में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जो बिल्डिंग थी, जो फ्लैट थे गरीब मजदूरों के पैसे से खून पसीने की कमाई से जो फ्लैट बनाए गए थे और जो वर्कर्स को देने थे, उसको इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया। तो इस तरह से हंगामी बुनियादों पर इन्होंने उनका नाम क्वारंटाइन सेंटर रख दिया। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि डॉक्टर साहिबान में मौत का खौफ बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, और जिस तरह से डॉक्टर फुरकान की यहाँ मौत हुई है कराची में परसों, वो तो बहुत ही अलमनाक एक वाक़या है कि डॉक्टर फुरकान 2 दिन तक कोशिश करते, उनके अहले खाना कोशिश करते रहे कि उन्हें वेंटिलेटर मिल जाए। वो इंडस हॉस्पिटल से लेकर और जिना हॉस्पिटल तक और सिविल से लेकर और आगा खान तक हर जगह उन्होंने कोशिश करके देख ली, कहीं भी उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, और वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से एम्बुलेंस में उन्हें वापस घर लाया गया और उन्होंने अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। अपनी बेगम के गोद में जो है वो सर रख के उन्होंने उनका इंतकाल हो गया। तो ये जो है वो जो सूरत हाल है एक डॉक्टर के साथ। आकिल साहब एक मैं यहाँ एक आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ, ज़मनी सवाल कर रहा हूँ। एक डॉक्टर जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा था, वो डॉक्टर वो उसको वेंटिलेटर नसीब नहीं हुआ। एम्बुलेंस यहाँ क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है? अगर एक डॉक्टर के साथ ये है ट्रीटमेंट, तो आम आदमी क्या करेगा यहाँ पर? ये मुझे इसका जवाब दें आप। जी, इनका दावा यह है कि जी सिंध में 900 साढ़े 900 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन वो सिंध में 900 साढ़े 900 वेंटिलेटर्स कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं। वो शायद इतने खुफिया लगाए गए हैं ताकि किसी को उनका पता ना चले। और ये इतना अलमनाक वाक़या हुआ है भट्ट साहब, ये मेडिकल की हिस्ट्री का अलमनाक वाक़या है कि डॉक्टर कैसर सज्जाद ने इस पर
ڈیمانڈ بھی کی کہ ہر ہاسپٹل میں 5 بیڈ ڈاکٹروں کی فیملی کے لیے مختص کیے جائیں ہر ہاسپٹل میں. انہیں بیڈ نہیں ملا. یعنی المناک بات یہ ہے کہ وینٹیلیٹر تو دور کی بات, انہیں بیڈ نہیں ملا اور انہیں کسی ہاسپٹل نے ایڈمٹ نہیں کیا, اور وہ 2 دن تک چکر لگا کے اور بالآخر بیچارے انتقال کر گئے. تو یہ ڈاکٹر فرقان کی موت یہ کوئی, یہ سمجھیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے ہسٹری کا, تاریخ کا, جس پر جو ہے حساس معاشرہ ہو تو خون کے آنسو روئے گا وہ معاشرہ کہ ہم ایک ڈاکٹر کی جان بچانے کے قابل بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کے لیڈر صاحبان, ہمارے یہاں کے زعماء کرام, ہمارے علماء کرام اور سب جو ہے اپنے علاج کرانے باہر جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, وہاں جا کر جو ہے علاج کراتے ہیں. لیکن ہم اپنے ملک میں کوئی سہولت نہیں دے سکتے. یعنی اس جن کا لوگوں کے دیکھیں جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کا جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے بھی نوٹس لیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ مطلب ان کو امپروو ہونا چاہیے. سر میں نے آج وہ اس میں سے ڈیٹا لیا ہے تو اس میں یہ دیا ہوا تھا کہ 9.8 ڈاکٹر اور 5 نرسیں اور 6 ہاسپٹل کے اندر بیڈ, یہ 10,000 آدمی کے لیے آپ اندازہ کریں. 10,000 آدمی کے لیے 9.8 ڈاکٹر, 5 نرسیں اور 6 بیڈس. آپ مجھے بتائیں یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی پچھلے 70 سال سے یہ حکومتیں کیا کر رہی تھی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اب ایک دم پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا 2.8% جی ڈی پی ہے جو کہ آپ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں ہیلتھ کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ جو باہر دنیا ہے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے, وہاں پہ 30 ڈاکٹر اور 81 نرسز اور 55 بیڈز ہیں پر 10,000. تو آپ ذرا فرق دیکھ لیں کتنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں جو عام آدمی ہے اس کو تو ہاسپٹل داخلے کی تو بات چھوڑو, اس کو تو کوئی دوائی بھی نہیں مل سکتی. یہ ایک قسم کا ہمارے ہاں ہاسپٹلائزیشن کا جو ارینجمنٹ ہے جی ٹوٹل علاج معالجے کولیپس کا ہے, وہ نہ ہونے کے برابر. ٹوٹل کولیپس ہے نہ ہونے کے. ڈاکٹر فرقان کی موت نے تو آنکھیں کھول دی ہے نا بٹ صاحب کے, جب ایک ڈاکٹر, ایک اہم ڈاکٹر جو یعنی سینئر ڈاکٹر تھے اور بڑے سیزن ڈاکٹر تھے, جب ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو عام پیشنٹ کی تو آپ بات ہی چھوڑیں, عام شہری کی تو بات ہی نہ کریں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ دعوے صرف ٹیلی ویژن پر ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں اور میڈیا میں ہو رہے ہیں, لیکن پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کے معاملے میں ٹوٹل کولیپس ہو چکے ہیں. ہمارا نظام تباہ ہو چکا ہے, ہمارا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور ہم جو ہے وہ کوئی بھی کیلیمٹی, کوئی بھی آفت, کوئی بھی وبا, ہم اس کو فیس کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ وسائل ہیں نہ ہمارے پاس فنڈس ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملک کا نظام اور میرٹ اس کو فروغ دینا ہوگا. تو ہمارا ان سے سوال ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بے شمار ایسی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں جن کو لاکھوں میں تنخواہ دی جا رہی ہے, لاکھوں میں, ملینز میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا طریقہ کار ہے میرٹ کا کہ ایک عام آدمی کی 15,000 تنخواہ ہے اور آپ ملینز کے حساب سے لوگوں کو تنخواہیں بانٹیں, یہاں پر اداروں کے اندر لوگوں کو دیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا تضاد ہے. اس کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک کمیشن بٹھانا چاہیے جو کہ منیمم اور میکسیمم سیلری کا تعین کرے؟ جی درست فرمایا آپ نے. مقصد یہاں پر یعنی بات ہے ساری من پسند کی. یعنی جو بھی ان کے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں سسٹم, یہ ان کا ایک سسٹم ہے جسے آپ کہیے کرپشن کا سسٹم. تو جو ان کے کرپشن کے سسٹم میں ان کے مقاصد پورے کرتا ہے, اس کے لیے یہ خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو ان کے سسٹم میں نہیں آتے وہ بیچارے بھوک کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایسی ہی ناہمواریاں ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں, سروس سیکٹر میں,
गवर्नमेंट सेक्टर है ही कितना हमारे पास, 7.4% गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है, तो 7.4% में अगर आप उठाकर देखें तो उसमें सिर्फ वो आपको खुशहाल नज़र आएंगे कि जो इनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदारी से ड्यूटी देना चाहते हैं वो उनको तनख्वाह भी नामुनासिब है। ये जो नाहमवारी है ना बट साहब, ये असल नाइंसाफ़ी ये नाहमवारी है। ये नाहमवारी माशरती, माशी, इक्तिसादी, तनख्वाहों में, मॉनिटरी सिस्टम में, हर जगह ये नाइंसाफ़ी और नाहमवारी है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी आपके यहाँ से अनरेस्ट ख़त्म नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, वक्त चूँकि हमारे पास कम है, हुकूमत ने ऐलान किया है कि 9 मई के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे और इस हक़ में हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, और आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाना चाहिए या इसको कंटिन्यू होना चाहिए? देखिए, दुबई ने इसमें एक बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। वहाँ सुबह 6 बजे से बाज़ार, मॉल्स वगैरह खुलते हैं और रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। फिर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनके यहाँ लॉकडाउन होता है, यानी उन्होंने वर्किंग आवर्स खोल दिए हैं। और लेकिन सोशल डिस्टेंस, एहतियाती तदाबीर, मास्क, दस्ताने, ये सारी चीज़ें वो सब ज़रूर इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर। इसी किस्म का सिस्टम मेरा ख्याल है यहाँ भी कारआमद हो सकता है कि यहाँ वर्किंग आवर्स में जो रिक्वायर्ड SOPs हैं उनका ख्याल रखते हुए इन वर्किंग आवर्स में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। और इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी कोई आर नहीं समझना चाहिए, वो भी जो है वो वफाक के साथ इसमें ताउन करे। यूँ भी चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वफाक और सूबाई हुकूमतें यकसा पॉलिसी इख्तियार करें। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है और 1 हफ्ते के टाइम में इन्हें ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, अदरवाइज फिर कोर्ट विल टेक इट्स ओन एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अक्ल साहब आपका। जैसा कि आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ा खुलकर तमाम बातों का उसके ऊपर तबसरा किया है, और लॉकडाउन के हवाले से वो कहते हैं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन विद इन डिसिप्लिन, जैसे दूसरे मुल्कों में किया है। लेकिन दूसरे मुल्कों में और हमारे मुल्क में फ़र्क सिर्फ ये है कि बाहर के मुल्कों में जो रेशो है इसकी, जो कोरोना वायरस की तादाद जो है वो बतदरीज कम होती जा रही है, और इसलिए इसी लिहाज से उन्होंने लॉकडाउन को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मामला उल्टा है। हमारे यहाँ डेली बेसिस के ऊपर हमारे यहाँ मरीज़ों की तादाद जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि इस वक्त 21,501 जो है वो केसेस सामने आ चुके हैं। दूसरा, मरकज़ और सेंटर के हवाले से इन्होंने कहा कि ये सिलसिला आज नया नहीं है। जब से 18वीं तरमीम हुई है उस हवाले से सूबे जो हैं वो अपने लिहाज से काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो नेशनल इशू था कोरोना वायरस के जो हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन थी पैसों की, और वो मरकज़ ने यही सोचा कि हम इसको ख़ुद अपने हाथ से करें। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में आपने देखा होगा लाखों आदमी जो हैं जो कि नाजायज़ पैसे ले रहे थे, कुछ उन लोगों से अब रिकवरी भी हो रही है जो कि एंटाइटल नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये एहसास प्रोग्राम जो है ये भी उसकी नज़र हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये काम खुद किया और इसको वेलकम भी करना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब चीफ जस्टिस साहब के नोटिस के हवाले से उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है कि पूरे मुल्क में हर काम के लिए यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। हर एक को अपना अपना कुछ सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं करना चाहिए। कंट्री एक है तो सिस्टम भी एक होना चाहिए। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। उन्होंने अचानक बड़े हॉल्स कर लिए, कोई एक्सपो सेंटर में खोल लिया, कोई वेलफेयर बोर्ड वर्कर के ऑफिस में रख दिया, कोई तैयार नहीं थे। तो अब हमें चाहिए कि हमें जो इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कैलेमिटीज़ आती हैं, उसके लिए हमें इन एडवांस ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये सारा काम जो है ये NDMA और जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके पास हर किस्म का सिस्टम होना चाहिए
تاکہ جیسے کوئی اس قسم کی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ فوراً ان پلیس ہو جائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ابھی تک ٹیکل نہیں کر سکے ہیں. کوارنٹائن سینٹرز میں جو بدنظمی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم جو پیشنٹس وہاں پہ داخل ہیں ان کو مطلب دوائی، ڈاکٹرز اور صفائی کا انتظام اچھی طرح سے ہونا چاہیے. اور یہ اس کے علاوہ اب تمام جو عوام ہے پاکستان کی ان کو مطلب حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. حکومت چاہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو بتدریج کم کرنا شروع کر دیں، لیکن جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے کم ہو اور یہ رک جائے. یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. حکومت نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ SOPs کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ لاک ڈاؤن میں نرمی سے نرمی برتی جائے گی. تو اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد.